हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर था उसे कंप्लीट कर लिया था। थ्योरेटिकल वाइज जैसे हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि हम चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड कंडक्टेंस। तो हमने तीनों पार्ट को कवर कर लिया था और टेक्निकली कॉन्सेप्चुअल वाइज हमारा चैप्टर जो है ओवर हो चुका है। बट जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमने हर चैप्टर के बाद जो है एक न्यूमेरिकल क्लास ज़रूर रखी थी ताकि आप उस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ कंफर्टेबल हो सके। तो वैसे ही हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था दैट वाज कंडक्टेंस, आज हम उसके न्यूमेरिकल क्लास को स्टडी करेंगे। देखिए ये बात तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बहुत सारे चैप्टर एक साथ जो है जुड़ जाते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स को जोड़ कर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल बनाया जा सकता है और यहाँ से 100% 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके जेई में और नीट में हर साल आते ही आते हैं। तो इन एनी केस आप इस चैप्टर को लाइटली नहीं ले सकते, आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है स्टडी करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए आज के न्यूमेरिकल क्लास जो कि कंडक्टेंस के ऊपर है उसे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले इन 2 न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे। दोनों ही न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, बट सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ दिस नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाज दिस। तो आपको गिवन क्या आप लिख लीजिए, आपको रेसिस्टेंस गिवन है 210 ओम्स, आपको सोल्यूशन की नॉर्मलिटी गिवन है दैट इज 0.01 नॉर्मल, 298 केल्विन पर है। यूजिंग द कंडक्टिविटी सेल विद सेल कांस्टेंट दिस। नाउ सेल कांस्टेंट क्या होता है हमें पता है, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो होता है वही हमारा सेल कांस्टेंट होता है बेटा, जिसका वैल्यू आप इसे G स्टार से भी नोट कर सकते हो और इसका वैल्यू L/A होता है। इसका वैल्यू गिवन है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको कंडक्टिविटी मतलब कापा एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब इस तरीके से दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है बच्चे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस सारे के सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, राइट। तो फॉर्मूले को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा ये कहता था, अगर मैं बेसिक से शुरुआत करूँ तो R = ρ L/A होता था। अगर मैं इसे रेसिप्रोकल करूँ तो 1/R = 1/ρ × A/L बन जाएगा। 1/R को बेटा कंडक्टेंस बोला जाता है, 1/ρ को कंडक्टिविटी बोला जाता है इंटू A/L। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो मैं लिख सकती हूँ कंडक्टिविटी = कंडक्टेंस इंटू L/A दैट इज सेल कांस्टेंट। सिंस मुझे कंडक्टिविटी चाहिए तो मुझे कंडक्टेंस पता होनी चाहिए। कंडक्टेंस है 1/रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस मुझे पता है 210 है, तो G की वैल्यू होगी 1/210 ओम इनवर्स। L/A का वैल्यू एज सच ही मुझे क्वेश्चन में गिवन है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका कापा का वैल्यू हो गया 1/210 साइमन, ओम इनवर्स को आप साइमन भी लिख सकते हैं, इंटू 0.88 यूनिट हो गया बेटा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बात क्लियर होगी। तो कंडक्टिविटी हमारे पास आ गया। दूसरा हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वो काफ़ी सिंपल है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी। ना कापा आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया है, तो कापा का वैल्यू एज इट इज पुट कर देते हैं, दैट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू। अब देखिए अब सेंटीमीटर इनवर्स में मुझे पता है इसलिए मैंने ऊपर ऑलरेडी 1000 ले लिया है ना। अगर ये वैल्यू बाई चांस सेंटीमीटर इनवर्स में ना होती, मीटर इनवर्स में होती, 1000 में नीचे लेती है ना। तो इंटू 1000 हो गया और डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया बेटा, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी आपकी कितनी गिवन है, 0.01 नॉर्मल। तो ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई। इसका यूनिट क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंस इनवर्स। बात क्लियर हुई। तो ये क्वेश्चन देखा जाए काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के लिए आपको बस एक ही चीज़ पता होनी चाहिए, क्या, वो है फॉर्मूलाज। तो जितने भी फॉर्मूलाज हमने कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट नंबर, आयनिक मोबिलिटी, इन सब के कोरोलॉस लॉ, इन सब के करे फॉर्मूला आपके टिप्स पर होने चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर होती है। चलिए लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बोलूँगी कि इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी जो है यूज़ हो रहा है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 तो सिंपल सा था, आप लोगों को समझ आ गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या कह रहा है कि एक सोल्यूशन A है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन A इज 50 ओम, सोल्यूशन B इज 100 ओम। मतलब 2 सोल्यूशंस है, एक सोल्यूशन A एक सोल्यूशन B।
तो ये है मेरा लेट्स से सोल्यूशन ए। इस सोल्यूशन ए का रेसिस्टेंस R1 में लिख देती हूँ, दैट इज 50 ओम। नाउ दिस वन इज माय सोल्यूशन बी। सोल्यूशन बी का मैं रेजिस्टेंस R2 लेट्स से लिख देती हूँ 100 ओम। क्लियर? बोथ द सॉल्यूशंस आर बीइंग टेकन इन अ सेम कंडक्टिविटी सेल। इन दोनों सोल्यूशन को मैंने एक सेम कंडक्टिविटी सेल में ले लिया, एक सोल्यूशन सेम सेल में डाल लिया। इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉल्यूशंस ए एंड बी आर मिक्स्ड, तो आपने जरा इस दोनों को मिक्स किया है, तो इसका भी आपने VML लिया लेट्स से और इसका भी VML लिया, मतलब दोनों का आपने सेम ML लिया। 1 ले लो, VV ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों का आपने सेम वॉल्यूम लेकर इसे मिक्स किया है। तो यहाँ A प्लस B दोनों सोल्यूशन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इफ द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ A एंड B आर मिक्स, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ द मिक्सचर। अच्छा, अब इस मिक्सचर का मुझे रेसिस्टेंस पता करना है, इसे R मिक्सचर बोल देती बच्चे, है ना। थोड़ा सा सोचते हैं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि काफी अच्छा सवाल है। आपको एक चीज याद रखनी है बच्चे कि कॉन्सेंट्रेशन पर कंडक्टिविटी कापा डिपेंडेंट है ना। हमने ये पढ़ा था कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, वी हैव डन दैट। All sort of conductivity depends upon concentration, whether it's molar conductivity, whether it's equivalent conductivity, all sort of conductivity depends upon concentration, right? तो यहाँ तो मुझे रेसिस्टेंस पूछा है, तो मैं इसे कंडक्टिविटी से क्यों रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, रेसिस्टेंस भी डिपेंड करेगा, लेकिन रेसिस्टेंस का डायरेक्ट किस तरीके से रिलेशनशिप है वो हमने नहीं स्टडी किया है ना। तो थोड़ा सा सोचो कि अगर लेट्स से ये दोनों VVML है और यहाँ पे मैंने दोनों जो है मिक्स करे इक्वल वॉल्यूम में, तो इस सोल्यूशन में 2VML नहीं हो जाएगा, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम 2V हो जाएगा, है ना। हमेशा ऐसा होता है जब किसी दो सोल्यूशन को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करते हैं, तो उन दोनों सोल्यूशन को जब मिक्स करते हैं तो मिक्सचर में वो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन टेक्निकली आधा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ज़रा मैं समझाती हूँ आपको। जैसे सपोज ये V कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मैंने C1 ले लिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली C2 थी, इनिशियली बिफोर मिक्सिंग। तो यहाँ पर जब आपने V वॉल्यूम इसका लिया तो A के मोल्स कितने आए यहाँ पे इस सोल्यूशन में, C1 इंटू V मोल्स आ गए A के, प्लस B के कितने मोल्स आ गए C2 इंटू V। बट A और B का कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे निकालना है, मुझे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा 2V से। तो आप देख पा रहे हैं जब मैं 2V से डिवाइड कर रही हूँ तो आपको दिख रहा है C1 प्लस C2/2 हो जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है जब आपने सोल्यूशन दो सोल्यूशन को मिक्स करा इक्वल वॉल्यूम में। मतलब अगर आप C1 सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पहले ले रहे थे, C2 सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पहले ले रहे थे, आपने दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करके एक नया सोल्यूशन बनाया, तो उस नए सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा C1 प्लस C2 ना होकर C1 प्लस C2 का हाफ हो जाएगा। ये तो क्लियर हो रहा है सबको, है ना। तो अगर ऐसा है तो इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं चलूँ, लेट्स से यहाँ पर कंडक्टिविटी कापा 1 थी, इसकी कंडक्टिविटी कापा 2 थी, लेट्स अज्यूम। बट अगर इनको मैंने बोला कि ये सेम कंडक्टिविटी सेल में, A और B सेम कंडक्टिविटी सेल में है, तो एक चीज जो कॉमन रहने वाली है वो है बेटा इनका सेल कांस्टेंट। A के लिए सेल कांस्टेंट और B के लिए सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, बिकॉज A और B जिस मिक्सचर में प्रेजेंट है वो मिक्सचर एक ही सेल में है, तो A एंड सेम कंडक्टिविटी सेल जो है वो चीज़ मुझे यूज करनी है यहाँ पे। तो अगर मैं कापा 1 की बात करूँ तो वो होगा 1/R, 1 इंटू सम सेल कॉन्स्टेंट लेट्स से G स्टार। कापा 2 की बात करूँ तो वो होगा 1/R2 इंटू द सेल कॉन्स्टेंट G स्टार। G स्टार विल रिमेन कॉमन इन बोथ ऑफ देम, है ना। तो कापा 1 हो जाएगा G स्टार बाय 50 ओम और कापा 2 हो जाएगा G स्टार बाय 100 ओम। बात क्लियर हुई। बट इन मिक्सचर, इस सोल्यूशन के मिक्सचर में जो कापा मिक्सचर का है वो आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ कापा 1 प्लस कापा 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कापा जैसे मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन पे जो है, कंडक्टिविटी जो है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन पे अगर कंडक्टिविटी डिपेंडेंट है और डायरेक्टली डिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन की, है ना। आप बता सकते हैं कापा कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि आपको ये याद है जब हम लोगों ने बताया था वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, तो वी सेड कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन का कम होना,
और कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के कम होने पे डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं हुए, है ना। तो कापा और कंसंट्रेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो जब कंसंट्रेशन मिक्सचर की C1 प्लस C2 का हाफ हो गई तो कापा भी कापा 1 प्लस कापा 2 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो कापा मिक्सचर का ये हो गया हाफ ऑफ कापा 1 प्लस कापा 2। कापा 1 को आप लिख देते हैं G स्टार बाय 50/100। अब ये कापा जो होता है वो होता है 1 अपॉन रेसिस्टेंस इंटू G स्टार, तो 1 अपॉन रेसिस्टेंस ऑफ द मिक्सचर इंटू G स्टार। G स्टार तो सेम है, वाई, बिकॉज द सोल्यूशन इज बीइंग प्लेस्ड इन द सेम कंडक्टिविटी सेल। तो ये जो दोनों सेल हैं ये सेम कंडक्टिविटी सेल है। तो इस वजह से आप देखिए G स्टार सारी जगह आपस में क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर बना 1 अपॉन रेसिस्टेंस ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स 1/50 प्लस 1/100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 1/2 बाहर आ गया, ये आपका आ गया 100, या 2 + 1 3। तो आपका आंसर आया 1/r ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू 3/200। तो r ऑफ मिक्सचर हो गया 200/3 ओम। बोली बात समझ आई। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को जज करना है। तो लॉजिक इज हमेशा याद रखिए कापा और कॉन्सेंट्रेशन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के साथ। बात क्लियर हुई बच्चे, समझ आई बात। इस लॉजिक से आपको सारे काम जो है करने हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला और इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात क्लियर हुई। हमने बस एक ही लॉजिक इसमें लगाया है कि हमें पता है कापा और जो कंडक्टिविटी होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और हमने दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ जो लगाया वो है कि सेम कंडक्टिविटी सेल है, मतलब सेल कांस्टेंट सबका सेम रहने वाला है। और जो तीसरी चीज़ वहाँ लगी है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए जब आप इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करते हैं तो आपका नेट कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो हाफ हो जाता है। लेट्स से इक्वल वॉल्यूम नहीं होता, लेट्स से मैं बोलती ये 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है, मतलब ये अगर x ml है तो ये 2x ml है, तो यहाँ पर होता C1x प्लस 2C2x डिवाइडेड बाय 3v। तो उस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, तो उस हिसाब से यहाँ कापा का एक्सप्रेशन लिखती मैं, है ना। तो आपको कापा का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वैसे लिखना है जिस तरीके से आपका कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन बन रहा है फाइनल सोल्यूशन। एम आई क्लियर टिल नाउ? बात समझ आई। चलिए आगे हम लोग जो है और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। चलिए हम लोग अब इन 2 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये तो क्वेश्चंस भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है हमें, 0.04 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड हैज़ अ कंडक्टिविटी दिस। सो दिस इज बेसिकली द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन। तो कंडक्टिविटी सोल्यूशन का दे रखा है 4.23 × 10⁻⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और नॉर्मेलिटी कितनी है सोल्यूशन की, 0.04 नॉर्मल, ठीक है। The degree of dissociation of acid at this dilution is this। degree of dissociation मतलब अल्फा 0.0612 बोल रखा और इन्फिनाइट डाइल्यूशन का हमें कंडक्टिविटी निकालना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आपको कॉर्लोश लॉ का एप्लीकेशन पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, है ना। तो आप बोलेंगे मैडम ये तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए होता है। बेटा एक बात बताओ, ये रेशियो नहीं है, ये रेशियो है। तो जो रेशियो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन बाय इक्विवेलेंट बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन होगा, वही रेशियो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी तो होगा। हाँ भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोलर से डिफरेंट होगी, लेकिन इक्विवेलेंट का रेशियो मोलर का रेशियो तो सेम ही रहना है। क्यों? क्योंकि मोलर में एन फैक्टर नहीं लगता है, इसमें एन फैक्टर लगेगा। अब एन फैक्टर दोनों जगह कैंसिल नहीं हो जाएगा क्योंकि सोल्यूशन सेम है, तो है ना। तो अल्फा जो है वो आप चाहे मोलर कंडक्टिविटी एनी कॉन्सेंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन लीजिए, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एनी कॉन्सेंट्रेशन बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन लीजिए, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें बेटा मुझे ये पता है, ये पता है, दोनों वैल्यूज पता है, तो मैं मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करती हूँ। तो अल्फा है 0.0612 इंटू इन्फिनाइट डाइल्यूशन की, अच्छा मुझे निकालनी है, सॉरी एनी कॉन्सेंट्रेशन में निकाल लेती हूँ। तो देखिए ऐसा करते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन होगा कापा। अब आप यूनिट देख लीजिए, सेंटीमीटर में मतलब 1000 ऊपर आएगा बाय नॉर्मेलिटी। कापा का वैल्यू पता है 4.23 × 10⁻⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। नॉर्मेलिटी अपन को पता ही है 0.04 है। तो एनी कॉन्सेंट्रेशन हो गया मेरा 4.23 ×
10⁻⁻1 बाय 0.04, -1 मैंने से कर दिया -4 × 3 तो -1 हो गया है ना, जिसको आप और अच्छे से लिख दीजिए -1 0.423 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये हो गया दिस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन हो गया एनी कॉन्सेंट्रेशन बाय अल्फा, एनी कॉन्सेंट्रेशन है 423 बाय 0.04 और अल्फा का वैल्यू सवाल में गिवन है 0.0612। बस आप इसे सॉल्व के लिए, और इसका यूनिट बेटा वही रहेगा जो इसकी यूनिट थी, तो यूनिट्स विल रिमेन द सेम। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो इसका सिंपल लॉजिक कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बस इसी चीज़ को मैं समझाना चाह रही थी यहाँ पे कि आप ये कंफ्यूज मत होइए कि अल्फा मैम आपने तो मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो लगाया था, यहाँ तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी रेशियो विल रिमेन द सेम। बात क्लियर हुई? ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन बेटा जैसे पिछले सवाल में भी आपने देखा था, पहला क्वेश्चन जो था काफ़ी सिंपल था और सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी फॉलो करी है। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल है, बट अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये कह रहा है अ बिग इर्रेगुलर शेप्ड वेसल कंटेन्ड वाटर, एक बहुत बड़ा वेसल है जिसमें पानी भरा हुआ है, और उस वेसल में जो वाटर है उसकी कंडक्टिविटी मुझे दे रखी है। मैंने फिर उसके अंदर 500 ग्राम ऑफ NaCl को ऐड किया, और ऐड करने के बाद सोल्यूशन की कंडक्टिविटी ये हो गई। और जैसे आपको पता है कि कंडक्टिविटी ऐड हो जाती है, इसका मतलब आपको सोल्यूशन 4 में कंडक्टिविटी वाटर की गिवन है, क्योंकि खाली जब वाटर था तो कंडक्टिविटी 2.56 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। कंडक्टिविटी NaCl सोल्यूशन की गिवन है, जब NaCl डाल दिया पानी में तो कंडक्टिविटी होगी 3.10 -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और आपने NaCl कितना डाला, मास ऑफ NaCl दैट यू हैव एडेड इज 500 ग्राम, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल फिल्ड विद वाटर, मतलब वो पूरा वेसल पानी के साथ भरा हुआ है, मतलब जितना पानी का वेसल का वॉल्यूम था उतना ही पानी का वॉल्यूम था, और उतने पानी में NaCl डाला, मतलब NaCl को डिसॉल्व किया गया वॉल्यूम ऑफ वाटर में, विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो लेट्स एज्यूम कि अगर वॉल्यूम ऑफ वेसल जो मुझे कैलकुलेट करना है वो V है, V सेंटीमीटर क्यूब ले लेती हूँ मैं। इन दैट केस अगर वो V है तो मेरा एक तरीके से मैं बोलूँ ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है, तो मैं नॉर्मेलिटी निकालती हूँ, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ NaCl सोल्यूशन क्या होगी, आपने NaCl कितना डाला है, 500 ग्राम डाला है, तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास तो विल बिकम ग्राम इक्विवेलेंस, और इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl कितना होगा 58.5, तो यहाँ लिख देती हूँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl होगा 58.5। क्यों, इसका मोलर मास है और इसका एन फैक्टर 1 होता है, इसका एन फैक्टर 1 होता है, तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास के बराबर हुआ। तो ये ग्राम इक्विवेलेंस डिसॉल्व्ड है V सेंटीमीटर क्यूब में, तो ऊपर 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बोले बात क्लियर हुई? तो ये हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ NaCl सोल्यूशन। यहाँ तक समझ आ गई मुझे बात। अब एक बात मुझे बताइए, NaCl सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी है आपके पास, और NaCl सोल्यूशन का जो है कापा भी है आपके पास, बट एक बात बताओ, ये वाला जो लॉ, इसमें ज़रा एक थोड़ी सी चीज़ मैं आपको समझा दूँ, वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग। ये क्या है, ये है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी NaCl की या NaCl सोल्यूशन की, ये फ़र्क है। NaCl की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है या NaCl सोल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ये लॉजिक मुझे यहाँ थोड़ा सा सोचना है। क्यों? क्योंकि जो कापा है NaCl का प्लस कापा जो है वाटर का, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो कापा बनेगा NaCl सोल्यूशन का। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर आपने NaCl डाला है, NaCl इटसेल्फ इज अ इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका खुद का भी तो कंडक्टिविटी होगा ना, और पानी भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसका भी कंडक्टिविटी होगा, दोनों का कंडक्टिविटी मिल के NaCl सोल्यूशन का जो है कंडक्टिविटी बनेगा। तो यहाँ पर क्योंकि NaCl लिया तो आप ये मानिए कि खाली NaCl की ही है, तो आप अगर यहाँ से कापा NaCl का निकालोगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। तो NaCl का कापा क्या होगा, कापा NaCl सोल्यूशन का माइनस कापा वाटर का, तो NaCl सोल्यूशन 3.10 और इसका है 2.56, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब जरा और लॉजिक सेट करते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो 3.10 2.56 ये हो गया मेरा 4, ये हो गया 5 और ये 0, तो 0.54 आ गया मेरा। तो 0.54 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर साइमन। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये वाले आ गया मेरे पास कापा NaCl का। अब आप अगर somehow NaCl आपको ये पता है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट अपन लोग 1 ले सकते हैं, है ना। तो अगर अल्फा जो होता है मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन होता है, और अगर अल्फा को 10:1 करूं क्योंकि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप देखेंगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन जो है वो बराबर होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं ये वाला कापा यूज करूं, देखिए मैं ये क्वेश्चन हटा रही हूँ यहाँ पे क्योंकि स्पेस का कमी हो रहा है, तो ये क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया है, तो मैं रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। अब आप क्या करो, आपको इनफिनाइट डाइल्यूशन का कापा NaCl का तो दे ही रखा है, तो अब ये NaCl का दिया है ना आपको इनफिनाइट डाइल्यूशन का कापा, तो आपको एनी कॉन्सेंट्रेशन वाला भी NaCl का ही यूज करना पड़ेगा। मतलब ये है 149.9 और इसको बराबर कर दिए इक्विवेलेंट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl, वो भी आपको इसी का यूज करना पड़ेगा, इसलिए आपको कापा NaCl का लेना पड़ेगा into 1000 बाय नॉर्मेलिटी ऑफ NaCl सोल्यूशन। बात क्लियर हुई? ये लॉजिक आपको सेट करना। अब आप ये मत सोचिए मैडम नॉर्मेलिटी भी खाली NaCl की होगी, बेटा ये NaCl सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी और NaCl की नॉर्मेलिटी सेम है, क्योंकि NaCl को पानी में डिसॉल्व किया गया है, और पानी में जब वो डिसॉल्व होगा तो अगर आप नॉर्मेलिटी लिखोगे तो आप वॉल्यूम तो लोगे ना, तो पानी की तो वॉल्यूम लेनी है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में और खुद की सेम मानी जाती है, बट कापा दोनों का डिफरेंट होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ स्पेसिफिकली जो है सिंप्लीफाइड किया, क्योंकि ये खाली NaCl का गिवन है, तो आपको कापा खाली NaCl का लेना है, ना कि NaCl सोल्यूशन का। कापा दोनों का डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंट, वाटर का डिफरेंट, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम ली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया 149.9 इज इक्वल्स टू कापा का वैल्यू ये रहा 0.54 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 बाय NaCl का नॉर्मेलिटी ये रहा विच इज 500 बाय 58.5 ऊपर लिख देती हूँ इंटू वॉल्यूम V बाय 1000। तो ये 1000 तो दोनों जगह से कैंसिल ही हो जाना है, तो 149.9 इज इक्वल टू 0.54 इंटू 10⁻⁵ इंटू 58.5 इंटू वॉल्यूम बाय 500। इसको आप सॉल्व करिए एंड यू कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? अच्छा, एक चीज़ अगर आपको और बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा है इस चीज़ को लेके कि ये सोल्यूशन की क्यों है, तो आप ऐसे मान लो कि ये जो मैंने यहाँ लिया है इसमें ये वॉल्यूम V लिया है ना, ये वॉल्यूम V किसका है? ये वेसल का भी है और वाटर का भी है, दोनों का है ना, क्योंकि मैंने यही माना है पूरा वेसल पानी से भरा हुआ है, तो ये वेसल का भी वॉल्यूम हुआ और वाटर का भी वॉल्यूम हुआ। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो ये चीज़ जो है आपको थोड़ी सी समझनी है कि ये वेसल का भी वॉल्यूम है और वाटर का भी वॉल्यूम है, और इस वजह से अगर मैं खाली NaCl लेती तो भी ये इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता। तभी मैंने बोला कि NaCl सोल्यूशन अगर ले रहे हो, मतलब NaCl को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, तो भी वो V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। और अगर खाली NaCl इलेक्ट्रोलाइट लेती, पानी नहीं लेती, लेट्स से खाली NaCl इलेक्ट्रोलाइट लेती किसी भी तरीके से, और एनी हाउ आई डोंट केयर कैसे, प्रैक्टिकली ही नहीं बात करी, किसी भी तरीके से NaCl लेती तो भी वॉल्यूम V लेती, क्योंकि उसी वेसल में ले रही हूँ ना मैं। तो इसलिए ये NaCl सोल्यूशन का भी सेम है और NaCl का भी सेम होगा, बट कापा NaCl का और NaCl सोल्यूशन का डिफरेंट होगा, क्योंकि NaCl सोल्यूशन में कापा वाटर का भी एडेड होगा। यहाँ तक बात समझ आई आपको? तो यहाँ से मैं सॉल्व करके बेटा यहाँ से क्या निकल सकती हूँ? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी सोल्यूशन के क्वेश्चंस आएंगे कि मैंने इतना ग्राम इलेक्ट्रोलाइट इतने पानी में डिसॉल्व किया, तो अभी याद रखिए कापा जो होता है उस केस में दोनों का ऐड होके सोल्यूशन में गया है। ठीक है, बात समझ आई? चलिए
आगे चलते हैं कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखिए सिमिलर लाइन से हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस अब स्टडी कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जो मैं कराऊंगी, अभी सोल्यूशन करा रही हूँ, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी। मे भी मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आप लोग बात समझ गए होंगे, बट फिर भी कई बच्चे फॉर ग्रांटेड चीज़ों को ले लेते हैं, बोल देते हैं ये फॉर्मूला है तो बस ऐसा ही होगा। तो वो सारे मिथ्स की नहीं भाई, ऐसा नहीं होता कि अगर एक फॉर्मूला लिखवा दिया तो वो हर कंडीशन में वही होने वाला है ना। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन थिंग चेंजेस। तो वही चीज़ आप यहाँ पर अभी जो है समझने वाले हो, ठीक है। क्या सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है पोटैश एलम का। तो पहली बात पोटैश एलम क्या होता है भैया, तो आधों को तो ये नहीं पता होगा। एनीवेज पोटैश एलम इज K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस 24 वाटर मॉलिक्यूल। ये क्रिस्टलाइजेशन है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने कोरलॉश लॉ में आपको समझाया है कि किसी भी सॉल्ट का अगर मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन लिखना है तो आपको नंबर ऑफ आयंस इनटू उस आयन की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी या फिर बोल लीजिए आयनिक कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही हम लोगों ने पता है। तो इस सॉल्ट में पोटेशियम आयंस कितने हैं, 2, तो 2 इंटू मोलर लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयंस प्लस सल्फेट टोटल कितने हैं, 4, तो 4 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयंस प्लस एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। तो ये होगा मेरा मोलर कंडक्टिविटी पोटैश एलम का, पोटैश एलम, तो Pa लिख रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज अगर आपको याद हो तो जब मैंने K2SO4 के साथ लिखा था तो मैंने लिखा था मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन होगा 2 टाइम्स आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयंस प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयंस, है या ना। मोलर में जब इन्हीं का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखना था तो K2SO4 के लिए हमने लॉजिक सेट किया था कि K2SO4 का टोटल एन फैक्टर कितना होता है बेटा, 2 होता है। तो अगर इसका टोटल एन फैक्टर 2 है और मुझे पता है आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी, जिसे मैं लिख सकती हूँ मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो मैं लिख सकती हूँ दिस इज मोलर कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है मोलर कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर, ये हम लोगों को पता है अच्छे से, ये सारी चीज़ें है ना। तो अगर मैं इसी लॉजिक के साथ चलूँ, सॉरी बाय एन फैक्टर होगा तो इसको इंटू एन फैक्टर यहाँ कर दीजिए, है ना। तो अगर मैं इसी लॉजिक के साथ चलूँ तो मोलर कंडक्टिविटी को आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो हर जगह। तो इस टोटल का एन फैक्टर कितना है, 2, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी को 2 इंटू लिख सकती हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसका एन फैक्टर 1 होगा तो 2 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी K प्लस इसका एन फैक्टर 2 होगा तो 2 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट, और इससे 2 सब कैंसिल हो जाएगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बनेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट। तो हमने ये बोला था कि जब मोलर कंडक्टिविटी लेते हैं तो नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करते हैं आयनिक कंडक्टिविटीज को, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ले रहे हैं जैसे इस केस में आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सिंपली ऐड होगी, इसमें नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई नहीं किया। बट डियर स्टूडेंट्स दिस इज नॉट समथिंग टू रिमेंबर, ये कुछ याद करने का नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरलॉश लॉ ये फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला तो मैंने डिराइव किया है, और तो बाई चांस की बात ऐसे हो गया ना, हर बार थोड़ी ऐसे हो जाएगा, समझे लॉजिक। तो ये याद रखना है। अब मेजर बच्चे क्या गलती करते हैं, मेजर बच्चे यही सोचते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी में नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई मत करिए। मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में ये 2 4 2 हटा दो, सबको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाल दो, आंसर आ गया। पर ये एकदम गलत है। आप मोलर कंडक्टिविटी लिखिए, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में बदलिए, यही तरीका है, कोई तरीका नहीं। और ऐसा कुछ नहीं है, इन केसेस कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ आयन डायरेक्टली यूज ना हो रहे, पर कई केसेस में यूज भी हो रहे हैं ना, जैसे इस केस में होगा। देखिए आप सेम लॉजिक लगा रही हो कि मोलर कंडक्टिविटी को लिख सकती हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर। तो पोटैश एलियम क्योंकि ये डबल सॉल्ट है और इस सॉल्ट का एन फैक्टर 2 है और इस सॉल्ट का एन फैक्टर 6 है, तो टोटल पोटैश एलियम का एन फैक्टर होगा 8। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर पोटैश एलियम
अब इसका n फैक्टर 1 है तो 2 इंटू 1 इंटू इक्वलेंट कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस, इसका n फैक्टर 2 है तो 4 इंटू 2 इंटू इक्वलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट, और इसका n फैक्टर 3 है तो 2 इंटू 3 इंटू इक्वलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। अब इससे जब आप 8 से सबको डिवाइड करेंगे तो आपका बना इक्वलेंट कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स इक्वलेंट कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस, प्लस इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा इक्वलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट, और इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3/4, तो 3/4 टाइम्स इक्वलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस। तो देखिए इस केस में आप देख रहे हैं इक्वलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में ऐसा नहीं कि इसमें नंबर ऑफ आयंस और इसमें नहीं है ना। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराई। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं होता कि इक्वलेंट कंडक्टिविटी में नंबर ऑफ आयंस नहीं लेने होते, वो कई केसेस में है, बट हर बार आपको पहले मोलर कंडक्टिविटी कॉरलॉश लॉ से लिखनी है, फिर इक्वलेंट कंडक्टिविटी के लिए एन फैक्टर्स को यूज करना है। एम आई क्लियर टिल नाउ? राइट। सो आफ्टर क्वेश्चन 5 लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बट थोड़ा सा समझेंगे इस क्वेश्चन को भी। दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉरलॉश लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है हमें, किसी सर्टेन टेम्परेचर पे जो AgCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसका कापा मुझे दे रखा है। तो कापा दे रखा है AgCl सोल्यूशन का 1.12 इंटू 10⁻⁻6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटीज मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मतलब ये आयनिक कंडक्टिविटीज होगी। तो आयनिक कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर Ag प्लस दे रखा है 54.3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पर इक्वलेंस। आयनिक कंडक्टिविटी Cl माइनस का दे रखा है 65.5 और सॉल्युबिलिटी पूछा। वाह वाह वाह। तो सॉल्युबिलिटी वाली चीज आपको याद होगी कि मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। इसमें अगर मैंने इसको इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो ये मोलारिटी मेरी सॉल्युबिलिटी के बराबर हो जाती है, यही लॉजिक है। अब इसमें मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कहाँ से निकलेगा, कॉरलॉश लॉ से, और Agcl का पूछा है तो इसमें नंबर ऑफ आयंस दोनों के 1 हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर Agcl जो होगा वो होगा आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, दैट विल टर्न आउट टू बी 54.3 प्लस 65.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंस इनवर्स। तो ये हुआ 8, ये हुआ मेरा 9 और ये हुआ मेरा 11। तो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन AgCl का आ गया, इसको यहाँ पुट कर देंगे। सो 8 ये वाला वैल्यू। अब आप देख रहे हैं सब जो है उसमें चल रहा है, इक्विवेलेंट उसमें चल रहा है। तो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो मोलर कंडक्टिविटी हो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी लोगे तो सेम ही आएगा, क्यों? क्योंकि सबका एन फैक्टर 1 है, तो इसको इक्विवेलेंट ही कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इक्विवेलेंट और मोलर इस केस में सेम ही आना है। तो कापा आपको दे रखा है 1.12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000 बाय, आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, सॉल्युबिलिटी। वंस यू हैव सॉल्युबिलिटी योर क्वेश्चन इज डन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप ये मत सोचिए कि मोलर कंडक्टिविटी की वैलिड है, दिस इज फॉर मोलर एज वेल एज फॉर इक्विवेलेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डाइल्यूशन पे नॉर्मेलिटी और मोलारिटी सेम माना जा सकता है, और वो दोनों ही चीज़ें किसके बराबर हो जाती है, सॉल्युबिलिटी के बराबर हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चे? तो वी हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने इसलिए कराया है ताकि जो लास्ट टॉपिक हमने करा था ना आपका आयनिक मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट नंबर, उससे किस तरीके से न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो आपको समझ आ जाए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए। लेट्स गो अहेड विद क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ KCl एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन दे रखा है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन KCl का मुझे दे रखा है 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इनवर्स। ट्रांसपोर्ट नंबर Cl माइनस का दे रखा है मुझे 0.505। अच्छा, लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी, अच्छा आयनिक मोबिलिटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी K प्लस के निकालनी। मतलब
आयनिक मोबिलिटी ऑफ K प्लस निकालना है मुझे और आयनिक कंडक्टिविटी K प्लस के निकालनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको पता होता है ट्रांसपोर्ट नंबर का जो वो होता है सम 1 होता है, तो KCl में ट्रांसपोर्ट नंबर K प्लस और Cl माइनस का 1 होगा। तो अगर 1 है तो ट्रांसपोर्ट नंबर K प्लस का निकाल लीजिए, क्योंकि सारी चीज आपको K प्लस के लिए निकालनी है। तो 1 माइनस 0.505 होगा, विच इज 0. एक तरीके से यही बोल सकते हैं, तो 100 ठीक। ये आ गया मेरा K प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर। अब मुझे पूछा है आयनिक कंडक्टिविटी। आयनिक कंडक्टिविटी आसान है निकालना। आयनिक कंडक्टिविटी होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी KCl की जो भी है इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर K प्लस का, यही होगा। तो ये वाली वैल्यू मुझे दे रखी है 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इनवर्स इनटू ट्रांसपोर्ट नंबर K प्लस का 0.495। तो ये वाली वैल्यू आ गई आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस। और आयनिक मोबिलिटी अगर आपको K प्लस का निकालना है, अब आपको ये चीज़ निकालनी है, तो इसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवा रखा है बच्चा, अगर आपको याद हो तो। आयनिक मोबिलिटी का फॉर्मूला के लिए हम सिंपल ये लगा सकते हैं कि आयनिक कंडक्टिविटी K प्लस की जो होगी वो होगी आयनिक मोबिलिटी ऑफ K प्लस इनटू फैराडे। तो आयनिक मोबिलिटी K प्लस का होगा ये जो आपने वैल्यू निकाला 130 इंटू 0.495 बाय फैराडे विच इज़ 96500 कूलम। तो ये वैल्यू हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इनवर्स पर कूलम। राइट, यू कैन सॉल्व एंड गेट योर आंसर आउट ऑफ इट। बात क्लियर होगी बेटा? तो इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन स्टडी करे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करे रिलेटेड टू कंडक्टेंस, ठीक। आई होप अब इस क्वेश्चनेयर के बाद आप इस लेवल पर हैं कि आप असाइनमेंट जो है सॉल्व कर सके। तो आपका सबसे पहला काम ये है बेटा, जो मैंने असाइनमेंट प्रोवाइड करा उसके थ्योरी ज़रूर पढ़ें। मैंने फ्री फंड में थ्योरी नहीं बांटी है, ध्यान रखो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये सोच रहे हो कि नहीं हमने नोट्स पढ़ लिए हैं तो हमारा ज़रूरी नहीं है थ्योरी पढ़ना, यू आर मिस्टेकन। अभी पढ़ लिया बाद में टाइम नहीं मिलता, तो अभी आप थ्योरी साथ साथ ज़रूर पढ़िए और उसके भी जो नोट्स है ना उसे अपने नोट्स में ऐड करते चलिए, ठीक है, ताकि कभी ऐसा ना हो कि आपको ऐसे, भाई अगर आप स्कूल में नोट्स लिखते हैं तो आपको ये थोड़ी बोला जाता है कि बुक मत पढ़िए, किताब मत पढ़िए। किताब तो पढ़नी चाहिए ना, एक बार तो पढ़नी चाहिए एटलीस्ट, बार बार नहीं तो एक बार तो पढ़ेंगे ना। तो आप नोट्स भी जो मैं प्रिंटेड नोट्स दे रही हूँ उसे भी एक बार रीड करिए, और उसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा है या फिर कुछ एक आधा एग्जाम्पल बहुत अच्छा मैंने दे रखा, तो उस एग्जाम्पल को भी अपने नोट्स रजिस्टर में रख लीजिए, ताकि फाइनल के टाइम आपको ये ना लगे कि ये नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि मेरे को टाइम वेस्ट करने का मन करता है इसलिए मैं जो है आपको फ्री फंड में थ्योरी दे देती हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं है। तो थ्योरी जो मैंने दे रखी है उसको भी आप पढ़िए एक बार। सेकेंड, आप जो है असाइनमेंट भी सॉल्व करना अब शुरू कर दीजिए। अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है प्रोसीड करेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। बात क्लियर हुई?